हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के अपने इस नए वीडियो में हम बाकी के समायोजन को देखेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले की दो वीडियोस में हमने वार्षिक हिसाब से जुड़े हुए कुछ समायोजन के बारे में डिस्कस किया था। अब आज जो बाकी के समायोजन बचे हुए हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में, और अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो वीडियो को जरूर देखना ताकि आपका जो लय है वो बना रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सवाल और समझते हैं कि करके सारे समायोजन। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आई मीन वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और समझते हैं एक एक पॉइंट। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है माल से संबंधित समायोजन। यहाँ पर हम माल से संबंधित कुछ समायोजन देखेंगे, जिसमें पहला है उधार खरीदी लिखनी रह गई हो। तो इसके लिए मैं पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूं। देखो, माल से संबंधित जो व्यवहार होते हैं, किससे? माल से संबंधित। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना इन सारी चीजों को। माल से संबंधित, ठीक है। जो माल से संबंधित होते हैं उनमें दो तरह के बेसिकली जो हमारे मुख्य व्यवहार होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा खरीदी का और एक होता है हमारा बिक्री का। क्या होता है? एक एक होता है हमारा खरीदी का और एक होता है हमारा बिक्री का। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, अभी इसमें तुम्हें जो एंट्रीज आती हैं, समायोजन आएंगे, उनको कैसे समझोगे, याद कैसे रखोगे, उसका बहुत ही मैं सिंपल तरीका आपको यहाँ पे समझाऊंगा। मैंने कहा कि माल से संबंधित जो व्यवहार होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो खरीदी से जुड़ा हुआ होगा, एक तो बिक्री से जुड़ा हुआ होगा, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर इन दोनों की वापसियां भी होती हैं, ठीक है। तो उनको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले हम यहाँ पे इन दोनों को ही समझते हैं। तो बात करते हैं हम खरीदी की। अब देखो, खरीदी मतलब क्या? जब हम माल खरीदते हैं तो इसकी वजह से हमारी दो चीजों पर असर होती हैं। तो वो दो चीजें क्या होती हैं? पहला पहला तो ये होगा कि हमारी जो खरीदी है वो बढ़ती है। पहला क्या होगा? कि हमारी खरीदी बढ़ती है, ठीक है। दूसरा दूसरा ये होगा कि हमारा दायित्व तो बढ़ेगा। दायित्व का मतलब यहाँ पे है लेनदार। तो हमारा क्या होता है? लेनदार भी बढ़ता है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि जब हम माल की खरीदी करते हैं तो खरीदी की वजह से एक तो हमारा ये होगा कि हमारा खरीदी बढ़ेगा, यानी व्यवसाय में माल की खरीदी बढ़ जाती है। दूसरा ये होता है कि व्यवसाय में लेनदार बढ़ते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इसका असर कैसे याद रखोगे? तो असर याद रखने का ये तरीका है कि जब भी हम माल की खरीदी करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? खरीदी में जाके हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। दूसरा ये है कि हम लेनदार में भी जाकर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि दोनों ही चीजें क्या हो रही है? बढ़ रही है। बात समझ में आया? क्लियर है इतना? और इसी वजह से मैंने पहले समझाया कि जब भी हम माल की खरीदी करते हैं तो खरीदी करने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि खरीदी बढ़ती है और लेनदार बढ़ता है। अब सेम इसी तरह से बात चलते हैं बिक्री पर। तो जब हम माल की बिक्री करते हैं तो बिक्री करने से भी दो असरें होंगी। एक तो होगा आपका बिक्री पर, इस पर असर होगा। एक तो होगा असर बिक्री पर और दूसरा असर जो होगा वो होगा देनदार पर। यानी हम किसको माल बेचते हैं? हम माल बेचते हैं ग्राहक को। अब ग्राहक को ही दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं? देनदार कहते हैं। तो ये तुम्हें याद रखना है कि ग्राहक देनदार दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जब माल की हम बिक्री करते हैं, ठीक है, क्या जब माल की हम बिक्री करते हैं तो बिक्री बढ़ जाती है। तो बिक्री बढ़ जाने का मतलब ये हुआ कि जो पहला असर होगा वो क्या होगा? बिक्री में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसको याद रखना है कि जो पहला असर होगा वो क्या होगा? बिक्री में प्लस हो जाएगा। अब दूसरा असर क्या होगा? दूसरा ये है कि हमारा ग्राहक या देनदार, ठीक है, चाहे ग्राहक का हो चाहे देनदार का हो, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब जब ये बढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हम ग्राहक में, ठीक है, या देनदार में, इन दोनों ही जगहों पर, यानी कि चाहे ग्राहक लिखो चाहे देनदार लिखो, इन दोनों में से जो भी नाम होगा उसमें हमें क्या कर देना है? प्लस कर देना, क्योंकि हमें क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो याद रखना है कि जब भी हम माल की खरीदी करते हैं या बिक्री करते हैं तो हमेशा ही दोनों चीजें क्या होती हैं? प्लस होती हैं। और कहाँ कहाँ प्लस होगी? तो उसके लिए याद रखना है कि जब हम माल की खरीदी करते हैं तो खरीदी करने की वजह से खरीदी में और लेनदार में, ठीक है, याद रखना है कि माल की खरीदी करते हैं तो खरीदी में और लेनदार में, और जब बिक्री करते हैं तो बिक्री और देनदार में, यानी कि ग्राहक में। तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर है इतना? बात समझ में आया? ओके।
इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हमारा खरीदी लिखना रह गया हो, ठीक है, तो उसका एग्जांपल देखो यहाँ पे कैसे लिखा होगा। जब हमारा जो सवाल होगा उस सवाल में हमें एक क्या दिया होगा, एक सकल तलपट दिया होगा। ध्यान से देखना इस चीज को, हमें सवाल में क्या दिया होगा, एक सकल तलपट दिया होगा। इसमें देखो 2 ही एंट्री है पर हमें बहुत बड़ा सवाल दिया होगा, तो उसमें सकल तलपट में हमें 2 चीजें ढूंढनी होंगी। क्या ढूंढना होगा, एक तो खरीदी और एक तो लेनदार। क्योंकि समायोजन में क्या लिखा होगा, समायोजन में लिखा है कि 20,000 की उधार खरीदी लिखना रह गया है। अब ध्यान से देखो समायोजन में क्या लिखा है कि 20,000 की उधार खरीदी लिखना रह गया है। तो याद रखना है कि जो लिखना चीज है, मतलब क्या खरीदी है कि बिक्री है, वो पहचानोगे और उसके हिसाब से एंट्री करोगे। तो मैंने क्या कहा कि पहली असर होगी हमारी खरीदी में, दूसरी असर होगी लेनदार में। तो एंट्री करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खरीदी और लेनदार लिखते कहाँ हैं। ठीक है, तो खरीदी जो है हमारा, वो हमारा आता है व्यापार खाते के उधार में। कहाँ आता है, व्यापार खाते के उधार में। ये याद रखना है कि खरीदी की एंट्री हम कहाँ करते हैं, व्यापार खाते के उधार में। और लेनदार की जो एंट्री है वो हमारा दायित्व है। दायित्व का मतलब ये हुआ कि हम उसको कहाँ लिखते हैं, पूंजी दायित्व में लिखते हैं। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। अब मैंने क्या कहा था कि दोनों ही जगह हमें क्या करना है, प्लस करना है। क्योंकि दोनों ही जगह क्या है, हमने खरीदा है तो लिखना बाकी है, और खरीदने की वजह से क्या हो रहा है, दोनों ही चीजें बढ़ती हैं। बस यही तुम्हें बेसिक समझना है कि खरीदने की वजह से दोनों ही चीजें बढ़ जाएंगी। तो क्या करोगे, सबसे पहले खरीदी में लिखोगे नहीं लिखी खरीदी, और रकम जो होगी वो, जैसे यहाँ पे रकम 20,000 दिया है तो 20,000 करके यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका 5,20,000 रुपए। और यहाँ पे हमारा लेनदार कितना था, हमारा लेनदार था 80,000। उसमें लिखोगे नहीं लिखी उधार खरीदी, और वो रकम कितनी है, 20,000 है, और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1,00,000 रुपए हो जाएगा। और इस तरह से हमारी दोनों ही एंट्री हो जाएगी। बात समझ में आया, क्लियर है। तो अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे हमारा उधार बिक्री पर। अब जब बात करते हैं उधार बिक्री पर, तो मैंने क्या कहा कि उधार बिक्री की भी असर 2 जगह होगी, एक तो बिक्री में होगी, दूसरा देनदार में होगी। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, उसके लिए पहले हम सवाल समझते हैं कि कैसा दिया होगा। तो जैसा मैंने कहा कि हमें एक सकल तलपट दिया होगा, और सकल तलपट में हमें जानकारी दोगी, तो उसमें से हमें ढूंढना होगा बिक्री। हमें क्या ढूंढना होगा, बिक्री और देनदार। तो जब हम सवाल में बिक्री और देनदार हम ढूंढेंगे, तो उसके बाद हमें ये देखना होगा कि समायोजन में क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे समायोजन में लिखा है कि 15,000 का उधार विक्रय लिखना रह गया है। सवाल में क्या लिखा है, 15,000 का उधार विक्रय लिखना रह गया है। तो हम अगर उधार विक्रय है तो सबसे पहले क्या देखोगे, ये क्या है, तो ये विक्रय है। विक्रय का मतलब बिक्री की बात कर रहा है। तो जब मैंने कहा कि जब बिक्री दिया होगा तो बिक्री की 2 एंट्री होगी, एक तो बिक्री में प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, देनदार में प्लस होगा। तो देखो बिक्री और देनदार कहाँ लिखते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों को। तो बिक्री जो है हमारा, वो होता है व्यापार खाता के जमा में। हम कहाँ लिखते हैं बिक्री, व्यापार खाता के जमा में। अगर इन चीजों में डाउट है कि ये सारी एंट्री कैसे कहाँ जाती हैं, तो मैंने व्यापार खाते का, आर्थिक चिट्ठे का और लाभानी का, तीनों का ही मैंने फॉर्मेट समझाया है। उन फॉर्मेट को जरूर देखना ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। और अगर नहीं, अगर मतलब वो देखा है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। 2-3 सवाल प्रैक्टिस करोगे तो कंफर्म है कि धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। क्योंकि जब हमें चीजें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा मेहनत और करना है, और 1-2 बार और कोशिश करनी है, हार नहीं मानना है। ठीक है, हार मानना तो हमने सीखा ही नहीं है, बात सीधी सी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि एंट्री कैसे करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं व्यापार खाते में। तो व्यापार खाते में हमें क्या करना है, बिक्री की एंट्री करनी है। तो बिक्री हमारा दिया हुआ है जैसे 6,00,000, और सवाल में लिखा है कि 15,000 का उधार विक्रय है। तो यहाँ पे लिखोगे नहीं लिखा उधार विक्रय। क्या लिखोगे, नहीं लिखा उधार विक्रय, और यहाँ पे लिख दोगे 15,000 रुपए, और टोटल लिख दोगे यहाँ पे 6,15,000 रुपए। तो ये चीजें याद रखनी है। दूसरा दूसरा मैंने कहा कि हमारा दूसरा जो असर है वो होता है देनदार में। तो देनदार कहाँ लिखते हैं वो तुम्हें कंफर्म करना पड़ेगा। तो जो देनदार है वो हमारा पक्की तलपट में कहाँ आता है, संपत्ति पक्ष में आता है। ठीक है, तो संपत्ति पक्ष में हम लिखेंगे 90,000 रुपए, और उसमें जो हमारा बाकी है, यानी नहीं लिखा उधार विक्रय, 15,000 रुपए, और इस तरह से 1,05,000 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मेट के साथ आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम इसके बाकी के असर पर देखते हैं। तो बाकी के असर का मतलब ये है, इसी को हम ध्यान में रखकर चलते हैं। यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, खरीदी और बिक्री से संबंधित देखा। किससे देखा, खरीदी और बिक्री से। अब हम बात करते हैं दूसरी चीजों की। तो यहाँ पे अभी मैं बात करता हूँ खरीद वापसी की। किसकी मैं बात करूंगा, खरीद वापसी की।
और यहाँ पे मैं बात करूंगा बिक्री वापसी की। ध्यान से समझना, अगर ऊपर वाला समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, अगर ऊपर वाला नहीं समझ में आया तो उसको एक बार और देखो, रिपीट करो और उसको अच्छे से समझो। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं खरीद वापसी की। देखो खरीदी की असर कहाँ होती है, तो खरीदी की असर होती है खरीदी और लेनदार में, तो याद रखना वापसी की असर भी वही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वापसी ये तो अलग हो जाएगा, क्योंकि खरीदी और खरीदी वापसी ये दोनों क्या है, एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले खरीद वापसी की। तो खरीद वापसी की असर दो जगह होगी, एक होगी हमारे खरीद में और एक होगी हमारे लेनदार में। जहां खरीद का होगा वहीं भी क्या होगा, वापसी का। सेम उसी तरह से हम बात करते हैं बिक्री वापसी का। तो बिक्री वापसी की जब हम बात करेंगे तो बिक्री का असर कहाँ होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो बिक्री का असर होता है बिक्री में और दूसरा असर होता है हमारा ग्राहक में। तो सेम इसी तरह से हमारा इसमें भी असर होगा, एक होगा बिक्री में, ठीक है, और दूसरा होगा हमारे ग्राहक में। और ग्राहक का दूसरा नाम हमने यहाँ पे क्या लिखा था, देनदार। क्लियर है इतना? तो ये ऐसे पहले क्लियर कर लो कि एंट्री कहाँ होने वाली है, पहले वो चीज क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, कि एंट्री कहाँ कहाँ होगी, तो यहाँ पे मैंने वो तुम्हें क्लियर करके बता दिया। अब एंट्री कैसे करोगे वो समझो। हमने क्या किया था, जब हमने माल खरीदा था तो हमने क्या किया था, इसको देखो यहाँ पे हमने प्लस किया था। ठीक है, तो जब हम वापस करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। याद रखना, जब हम खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कहाँ माइनस होगा, दोनों ही जगह माइनस होगा, यानी खरीदी में से भी माइनस होगा और लेनदार में से भी माइनस होगा। सेम उसी तरह से जब हम बात करते हैं बिक्री वापसी की, तो जैसे बिक्री हमने प्लस किया था तो बिक्री वापसी भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सबसे पहले बिक्री में से और दूसरा हो जाएगा ग्राहक में से। तो ये चीजें याद रखनी है कि जब भी हम खरीदते हैं तो हमें प्लस करना है और वापसी हो तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, हम क्या बात करते हैं, खरीदी की, खरीद और या तो बिक्री। ध्यान से समझना, खरीद हो या बिक्री हो, हमें दोनों ही चीजें हमें क्या करनी होती है, प्लस करनी होती है। अब हमें प्लस कहाँ करना है, तो वो तुम्हें याद रखना इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में, यानी खरीदी का खरीद और लेनदार में, बिक्री का बिक्री और देनदार में। ठीक है, और अब दोनों का ही जब वापसी आएगा, क्या, जब दोनों का ही वापसी आएगा तो दोनों को ही हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हमें याद रखना है कि दोनों को ही हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर है इतना? बस इतना याद रख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले पूरा कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अब इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये भी चीजें क्या है, एकदम ही क्लियर हो जाए। तो जैसे यहाँ पे पहला सवाल लिखा है कि खरीद वापसी लिखना रह गया हो, तो हम देखते हैं इसका सवाल कैसा दिया रहेगा। तो सवाल में जो हमें दिया रहेगा वो देखो ऐसा कुछ दिया रहता है। सबसे पहले में एक सकल तलपट दिया होगा, हमें क्या दिया होगा, एक सकल तलपट। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है पिछले वाले से। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक सकल तलपट दिया है, और सकल तलपट में हमें क्या दिया है, सकल तलपट में हमें दिया है खरीदी, हमें दिया है खरीद वापसी, हमें दिया है लेनदार, तीन चीजें दी है। और समायोजन में क्या लिखा है, 5,000 की उधार खरीद वापसी लिखना रह गया है। क्या लिखा है, 5,000 की उधार खरीद वापसी लिखना रह गया है। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जब भी हमारा वापसी आएगा तो हमें क्या करना है, उसमें से माइनस करना है। अगर खरीदी है तो खरीदी में से, और बिक्री है तो बिक्री में से। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो खरीद वापसी अकाउंट भी दे दिया है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, तो यही अब हमें समझना है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि खरीदी और लेनदार कहाँ लिखते हैं। तो जो खरीदी और लेनदार है ये आपका मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारा व्यापार खाता में जाएगा खरीदी और हमारा पक्की तलपट में जाएगा लेनदार। ये दो चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका वापसी का। सबसे पहले जो यहाँ पे पक्की तलपट में दिया है, जो पक्की तलपट में दिया पहले उसको समझो। पक्की तलपट में खरीदी कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपए दिया हुआ है, और इसमें वापसी दिया हुआ है 20,000 रुपए। ध्यान से समझना, इसका वापसी कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपए। तो 3 लाख में से, ध्यान से समझना, 3 लाख में से 20,000 रुपए हमने क्या किया, माइनस कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा ना, देखो घटाओ, ध्यान से देखना, घटाओ। एक काम करते, चलो इसको मैं साइड में ही लिख के तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखोगे, खरीदी, क्या लिखोगे, खरीदी, खरीदी कितना लिखोगे, 3 लाख रुपए। ओके, खरीदी कितना लिखा, 3 लाख रुपए। इसमें से क्या लिखोगे, माइनस वापसी, और वापसी कितना दिया हुआ है हमें सवाल में, 20,000 रुपए दिया हुआ है। ध्यान से समझना। ठीक है, मैं किताब वाला भी समझाऊंगा, पहले ये वाला समझ लो। सबसे पहले क्या है, माइनस वापसी 20,000 रुपए। ओके,
अब उसके बाद जो अगला है वो हमारा है लेनदार का। अगला क्या है हमारा? लेनदार का। तो लेनदार को हम चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 50,000 से लेनदार। ठीक है, कितना हो गया लेनदार? 50,000 से। अब समायोजन क्या दिया है? समायोजन ये दिया है कि 5,000 की उधार खरीद वापसी लिखना रह गया है। तो जो उधार खरीद वापसी है, मैंने क्या कहा? खरीदी में से माइनस करना है। तो खरीदी में से माइनस करने का मतलब ये हुआ कि इसको फिर से माइनस करोगे और क्या लिखोगे? यहाँ पे हमारा खरीद वापसी लिखना बाकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ खरीद वापसी। रकम कितना है? 5,000 रुपए। अभी ध्यान से समझो, ये भी हमें माइनस करना है और हमें ये भी माइनस करना है। तो टोटल जब माइनस करोगे 3 लाख में से 20 और 5, तो ये आएगा आपका 2,75,000 रुपए। ध्यान से समझना, एक तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा दूसरा ये ऑप्शन है कि मैं 2 बार माइनस करने से अच्छा, यानी 2 बार माइनस दिखाऊं, उससे अच्छा ये है कि मैं एक ही बार, देखो यहाँ पे घटाव दिखाऊं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही बार घटाव लिखा है और यहाँ पे लिखा है खरीद वापसी 20,000 रुपए, और इसी में 5,000 देखो लिखा है नहीं लिखी करके जोड़ दिया है। अल्टीमेटली ये कितना हो गया? 25,000 हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने 20 और 5 लिख के टोटल 25 करके यहाँ पे माइनस किया, इसने क्या किया? इन दोनों को एक साथ जोड़ा और 25 बनाया, फिर 3 लाख में से 25,000 रुपए माइनस किया। बात समझ में आया? क्लियर है? ये पॉइंट मैंने इसलिए समझा दिया ताकि आपको अगर आगे ऐसा कभी कोई पॉइंट आता है तो आपको समझ में आए और आपको याद रहे कि अगर हम खरीदी में से माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने खरीदी में से माइनस किया, तो मैंने क्या किया है? इसको देखो मैंने माइनस किया है। ठीक है, लेकिन अगर तुम खरीद वापसी में ही असर दिखाना चाहते हो तो इसको क्या करोगे? प्लस करोगे। ये याद रखना कि अगर आप वापसी में ही असर दिखाना चाहते हो तो वापसी तो बढ़ गया ना, जैसे पहले 20 का वापसी था, 5 हो गया और बढ़ गया तो 25 हो गया वापसी, तो वापसी में ही जोड़ देना। लेकिन अगर आप खरीदी में से घटाना चाहते हो तो खरीदी में से माइनस करना होगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? उसके बाद अगला जो असर है वो हमारा है लेनदार में से माइनस करने का। तो ये तो सिंपल है, नहीं लिखी खरीद वापसी करके 5,000 रुपए माइनस करना है, आपका बचेगा कितना? आपका 45,000 रुपए बचेगा। तो ये तो सिंपल पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है इतना? सेम इसी तरह से हमें क्या समझना है? बिक्री वापसी का। सेम इसी तरह से तो बिक्री वापसी में भी देखो यहाँ पे सेम दिया है, बिक्री दिया है, देनदार दिया है और बिक्री वापसी दिया है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको तुम अपने मन से करोगे, जैसा उसमें वापसी था वैसा ही सेम टू सेम है। देखो पूरा का पूरा जो असर है वो डिक्टो ही दिया गया है। ठीक है, इसको तुम खुद प्रैक्टिस करोगे, अगर इसका चाहे तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सवाल का। ये रहा तुम्हारा सवाल और ये रहा तुम्हारा आंसर, दोनों का ही स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्लियर है? इतना समझ में आया? इतना उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है इतने में तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये कमेंट सेक्शन तुम्हें इसीलिए दिया गया है ताकि तुम अपना जो रिव्यू है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तुम बता सको। अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, नहीं समझ में आया, समझ में आया, थैंक यू, जो भी है वो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, क्लियर है इतना? तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और समायोजन देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे अगर अगला हेडिंग आपको दिखेगा, अन्य तरह से गए माल का लेखा करना शेष हो। मतलब ये है कि व्यवसाय में कुछ अन्य वजह भी होती है जिसकी वजह से व्यवसाय में से माल जाता है। तो इसको कैसे याद रखोगे? तो यहाँ पे हम समझते हैं पहले अन्य वजह में क्या क्या हमें दिया है। सबसे पहला हमें दिया आहरण से गया माल, दूसरा दिया है चोरी से गया माल, तीसरा दिया आग से जल गया, और उसके बाद जो चौथा दिया है वो दिया विज्ञापन से गया माल। सॉरी, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से समझो, अब ये हमें समझना है कि इसकी एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट दिया गया था मैं उन्हीं पॉइंट को वापस में लिखता हूँ। सबसे पहले हमें क्या दिया है? हमें दिया है आहरण। ध्यान से समझना, सबसे पहले हमें क्या दिया है? आहरण। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है चोरी। हमें क्या दिया है? चोरी। उसके बाद हमें अगला दिया हुआ है आग, और उसके बाद हमें दिया हुआ है विज्ञापन। यानी ये 4 पॉइंट हमें दिया है और यही समझना कि इन चारों की एंट्री कैसे होती है। तो उसके लिए अभी क्या करोगे? देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले मैंने ये कहा कि इन सभी की वजह से, क्या, ये जितने भी मैंने वजह लिखा इन सभी की वजह से क्या हो रहा है? व्यवसाय में से माल जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? माल जा रहा है। अभी याद होगा, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि व्यवसाय में से माल जाने का मतलब हम समझते हैं बिक्री होना। ठीक है, हम माल बेचते हैं तभी व्यवसाय में से माल जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसी वजह हैं कि बिक्री के अलावा, ठीक है, मैंने इसलिए बिक्री को यहाँ पे कट कर दिया, नहीं, बिक्री के अलावा। तो यहाँ पे मैं सभी वजह के बदले में ऊपर मैं लिख देता हूँ बिक्री के अलावा। जितनी भी वजह होती है, क्या, बिक्री के अलावा, उन सभी की, चाहे जो भी हो,
यहाँ पे तो 4 ही दिया है, अगर कोई अन्य वजह भी दिया होगा कि नमूना के तौर पे दान दक्षिणा किया, ठीक है, ऐसा कुछ भी करके दिया हो, या बाढ़ में बह गया, कोई भी वजह दिया हो, बस याद रखना है कि बिक्री के अलावा, तो बिक्री के अलावा अगर कोई वजह दिया गया हो तो उसकी एंट्री कैसे करोगे, समायोजन उसका कैसे सॉल्व करोगे। तो याद रखना है कि जो पहला असर होता है इन सभी का, इन चारों का, ठीक है, इन चारों का जो पहला असर होगा, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इन चारों का जो पहला असर होगा वो ये होगा कि हम क्या करेंगे, खरीदी में से घटा देंगे, क्या करेंगे, खरीदी में से माइनस कर देंगे। अब क्यों माइनस करेंगे वो समझो, चाहे आहरण हो, चाहे चोरी हो, चाहे आग हो, चाहे विज्ञापन हो। जैसे कि तुम्हारा व्यवसाय है और मान लो तुमने 10,000 का माल खरीदा था, ठीक है, और अगर तुमने इसमें से 2,000 का आहरण कर दिया तो खरीदी हमारी घट गई कि नहीं। अब हमारी खरीदी कितना दिखेगी, अब हमारी खरीदी दिखेगी 8,000 रुपए, यानी अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ही तो करना पड़ेगा। बात समझ में आया, क्लियर है। इसीलिए मैंने सिंपल कहा कि अगर व्यवसाय में बिक्री के अलावा अन्य किसी भी वजह से माल जाता है तो हमें क्या करना है, खरीदी में से हमें क्या कर देना है, माइनस करना। ये हमारा हो गया पहला असर, क्लियर इतना। अब बात करते हैं दूसरे असर की। तो दूसरा असर क्या होगा, तो दूसरा असर के लिए मैं यहाँ पे दो चीजें बताऊंगा, एक बताऊंगा आहरण के लिए और एक बताऊंगा इन तीनों के लिए, ठीक है। एक बताऊंगा आहरण के लिए और एक बताऊंगा इन तीनों के लिए, इसलिए मैंने अलग अलग कलर का पेन यूज किया है ताकि आपको क्लियर रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहरण की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आहरण का। देखो आहरण एक अलग ही प्रकार का तुम्हें व्यवहार दिया रहता है, ठीक है, आहरण तुम्हें अलग ही प्रकार का व्यवहार दिया रहेगा, तो तुम्हें क्या करना है, आहरण में जाके प्लस कर देना होगा। क्या करना होगा, आहरण में जाके प्लस करना होगा। कैसे वो समझो, जैसे कि यहाँ पे 10,000 का माल था, उसमें से तुमने 2,000 का आहरण किया, ठीक है। जब तुमने 2,000 का आहरण किया तो इसके पहले अगर मान लो 0 रुपए का आहरण किया है तो अब आहरण तुम्हारा कितना बढ़ गया, 2,000 रुपए हो गया कि नहीं। और अगर मान लो 1,000 का आहरण किया है तो अब 2,000 और हो गया, मतलब अब टोटल आहरण कितना हो गया, 3 हो गया। तो बस इसी तरह से याद रखना है कि जब भी आहरण का असर होगा तो सबसे पहले खरीदी में से माइनस करोगे और आहरण में क्या करोगे, प्लस करोगे। दूसरा चीज, चोरी, आग और विज्ञापन, अब इसका असर कैसे होगा, तो इसके लिए मैं फिर से पेन चेंज करता हूं और यहाँ पे साइड में लिखता हूं। अगर ये तीनों वजह दिया, कौन कौन सा, चोरी, आग और विज्ञापन, अगर ये 3 वजह दिया गया है तो याद रखना इन तीनों की जो दूसरी असर होगी वो होगी लाभ हानि के उधार में। कहाँ होगा, लाभ हानि के उधार पक्ष में, ये याद रखना है। और अगर मान लो कि चोरी, आग, विज्ञापन पहले से ही दिया है तो उसमें प्लस करोगे, और अगर पहले से नहीं दिया है तो क्या लिखोगे, चोरी से हुआ नुकसान खाते, ठीक है, आग से हुआ नुकसान खाते, विज्ञापन से गया माल खाते। अगर मान लो ये तीनों चीजें पहले से ही दिया है तो प्लस करना है, अदरवाइज उनका नाम लिखना है। लेकिन याद रखना है कि असर कहाँ होगी, उधार पक्ष में ही होगी, ये तुम्हें याद रखना है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। तो याद क्या रखना है कि अगर व्यवसाय में बिक्री के अलावा अन्य वजह से माल जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खरीदी में से माइनस करेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें हमें लाभ हानि में एंट्री करना है, लेकिन अगर आहरण का है तो आहरण में जाके प्लस कर देना है। क्लियर, इतना समझ में आ गया सभी को। तो ये मैंने सारी चीजें एक साथ मैंने बता दी है। अब हम क्या करते हैं, इनका एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देखते हैं तो तुम्हें क्लियर समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं और इनका एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा इनका एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे, अच्छा एक चीज और यहाँ पे आ गया, दावा वाला भी आ जाएगा, तो यहाँ पे ये भी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। शुरू करते हैं, सवाल समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया होगा, एक सकल तलपट दिया होगा। हमें क्या दिया होगा, एक सकल तलपट दिया होगा। उसके बाद आगे लिखा है इसमें कि पूंजी दिया है 1,00,000 का, आहरण दिया है 10,000 का, विज्ञापन खर्च दिया है 4,000 का। इस तरह से 3 नाम अलग अलग दिए हैं। अब समायोजन में सबसे पहले लिखा निजी उपयोग के लिए लिया माल, तो निजी उपयोग का मतलब होता है आहरण, ये चीज पहले क्लियर कर लो। अगर सवाल में लिखा है निजी उपयोग, इसका मतलब वो लिखा हुआ है आहरण, ठीक है। फिर अगला लिखा है चोरी से गया माल, विज्ञापन के रूप में बांटा, और आग से जल गया माल 20,000 का, ठीक है। ये देखो क्लियरली लिखा है, आग से जल गया माल 20,000 का, और बीमा कंपनी ने 15,000 का दावा मंजूर किया। ये पॉइंट मोस्ट आईएमपी पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। बाकी 3 तो बहुत आसान हो जाएंगे, पर ये वाला मोस्ट आईएमपी, इसको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निजी उपयोग के लिए लिया माल की। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा ये चारों ही चीजें, क्या, निजी, चोरी, विज्ञापन और आग, ये चारों ही चीजें आपको क्या करना है,
खरीदी में से घटाना है। अब सवाल है कि खरीदी की असर कहाँ होती है, तो खरीदी की असर होती है व्यापार के उधार में। तो चलते हैं, व्यापार के उधार में हम लिखते हैं खरीदी। अब हमें खरीदी की रकम तो नहीं दिया है, देखो सवाल में कहीं खरीदी की रकम नहीं दिया है, तो हम हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, अंदाजा ऐसे ही लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पे कोई रकम ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि मैंने ये कहा कि हमें ये चारों ही चीजें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। क्या है, ये चारों ही चीजें हमें माइनस करना होता है। तो देखो यहाँ पे खरीदी में से लिखा है सबसे पहले आहरण से गया माल, कितना, 1000 का। उसके बाद लिखा है चोरी से गया माल, देखो 2000 का है, तो यहाँ पे भी 2000 लिखा है। तो देखो यहाँ पे माइनस किया है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगला विज्ञापन के रूप में बांटा माल, तो देखो 3000 रुपए लिखा है। फिर आगे से जल गया माल 20,000 रुपए। तो पहले जितना तुम्हारे पास से जल गया है, विज्ञापन गया है, चोरी हो गया, पहले वो कर दोगे। वो क्या करोगे, खरीदी में से माइनस करोगे। अगर मान लो यहाँ पे कोई रकम दिया होता, जैसे कि मान लो यहाँ पे 40,000 रुपए दिया होता, तो 40,000 रुपए अगर दिया होता तो ये सारी चीजें हम क्या करते, यहाँ पे माइनस करते। ठीक है, ये सारी ही चीजें यहाँ पे माइनस करते और जो रकम बचती है वो हम साइड में लिखते। लेकिन यहाँ पे रकम नहीं दिया है, इसी वजह से डायरेक्टली अंदर लिख के तुम्हें दिखा दिया है। ठीक है, अब दूसरे असर की बात करते हैं। तो दूसरा असर मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि निजी यानी आहरण वाला छोड़ के, आहरण का हमें क्या करना है, आहरण में जाके प्लस करना है। बाकी सभी का हमें कहाँ लिखना है, लाभानी के उधार में लिखना है। तो यहाँ पे देखो लाभानी के उधार में कैसे लिखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें दिया है चोरी से गया माल। तो देखो चोरी से कितने का माल गया, पहला समायोजन। ठीक है, मैं पहला समायोजन समझा रहा हूँ। चोरी से गया माल कितने का है, 2000 का है। तो चोरी से गया माल हमने यहाँ पे लिखा चोरी से नुकसान। मैंने क्या कहा था, जो भी जाएगा तुम क्या लिखोगे, चोरी से नुकसान, आगे से नुकसान, विज्ञापन के रूप में बांटा, ऐसा लिख के तुम्हें रकम लिख देना है 2000 रुपए। फिर दूसरा यहाँ पे लिखा है विज्ञापन के रूप में बांटा माल 3000 रुपए। क्या लिखा है, विज्ञापन के रूप में बांटा माल 3000 रुपए। तो विज्ञापन के रूप में, तो विज्ञापन खर्च देखो पहले से ही दिया हुआ है। मैंने कहा कि अगर कोई तुम्हें पहले से ही दिया है, जैसा कि यहाँ पे देखो विज्ञापन खर्च दिया है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसमें बस जाके प्लस कर देना है। तुम्हें क्या करना है, उसमें जाके प्लस कर देना है। तो यहाँ पे लिखोगे विज्ञापन के रूप में बांटा माल 4000 तो पहले से ही था, बस 3000 और प्लस कर दो, टोटल कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला का, आग से जल गया माल 20,000 का। अब इसका असर कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखो, टोटल माल कितने का गया हमारे पास से, 20,000 का। ठीक है, ये, लेकिन इसमें से तो यहाँ पे एक चीज हुआ, ये हुआ कि 15,000 का दावा मंजूर हुआ। ठीक है, क्या हुआ, 15,000 का दावा मंजूर हुआ। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो नुकसान कितने का हुआ है, सिर्फ 5,000 का। दावा मंजूर होने का मतलब ये है कि अब हमें बीमा कंपनी से पैसे मिल जाएंगे। बात समझ में आया, अब हमें बीमा कंपनी से पैसे मिल जाएंगे। तो जो बीमा कंपनी है वो हमारी क्या बन गई है, देनदार, क्योंकि वो हमें भविष्य में अब पैसे चुकाएगी। ध्यान से समझना कि 15,000 का दावा मंजूर हो गया, नुकसान कितने का, जल कितने का गया था, देखो जल गया था 20,000 का माल, लेकिन उसमें से दावा कितने का मंजूर हुआ, 15,000 का मंजूर हुआ है। साथ ही साथ 15,000 का दावा मंजूर हुआ, लेकिन नुकसान कितने का हुआ है, 5,000 का। मैंने क्या कहा था, लाभानी में हमें लिखना होता है नुकसान, तो हमें नुकसान के तौर पे कितना एंट्री करोगे, सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे नुकसान के तौर पे लिखोगे आग से नुकसान 5,000 रुपए। देखो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, हमें आग से नुकसान कितना दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए दिखाना है। तो बाकी का ये 15,000 क्या, बाकी का 15,000 याद रखना कि जब भी बीमा कंपनी दावा मंजूर करती है तो बीमा कंपनी हमारी बन जाती है देनदार, और देनदार का जो असर होता है हम कहाँ लिखते हैं, संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। ये भली भांति याद रखना है। ठीक है, देनदार हमारे लिए क्या होता है, संपत्ति। यानी कि इसकी असर कहाँ लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे पक्की तलपट, और पक्की तलपट में यहाँ पे लिखोगे बीमा कंपनी, ब्रैकेट में लिखने दावा, और रकम लिखोगे 15,000 रुपए। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। और दूसरा चीज है, बात करते हैं आहरण का, जो आहरण का भी बचा था, मैंने कहा था आहरण में जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखो आहरण है 10,000 रुपए का, तो तुम्हें यहाँ पे आहरण क्या करना है, 1,000 रुपए जोड़ देना है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। तो याद रखना है कि अगर सवाल में अन्य तरह से गया माल करके कुछ भी लिखा हो, क्या अन्य तरह से गया माल करके अगर सवाल में लिखा हो, तो हमें याद रखना है कि हमें पहला असर खरीदी में से माइनस करना है, दूसरा असर हमें लाभ हानि में लिखना होता है। लेकिन अगर उसमें कुछ अतिरिक्त आ गया तो उसके अनुसार, जैसे कि अभी बीमा कंपनी आ गया तो बीमा कंपनी हमने संपत्ति में लिखा, आहरण आ गया तो आहरण में हमें जोड़ देना है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया।
अब उसके बाद एक और है हमारा समायोजन, वो है स्टॉक का। ठीक है, क्या है हमारा यहाँ पे सवाल में कभी कभी रहता है स्टेशनरी स्टॉक। अब स्टेशनरी स्टॉक का रहेगा तो इसको हमें कैसे करना होगा, इसका बहुत ही सिंपल है। ठीक है, स्टॉक हमारे लिए देखो इसको कैसे करोगे, सवाल में लिखा कैसे रहता है वही मैं सीधा समझा देता हूँ। देखो सवाल में तुम्हें ऐसा लिखा रहेगा कि स्टेशनरी खर्च और जो भी रकम लिखा होगा, और समायोजन में लिखा होगा कि इतने दिन का स्टेशनरी स्टॉक इतने रुपए का है। जैसे यहाँ पे लिखा है 31/3/2015 के दिन स्टेशनरी का स्टॉक ₹2000 का है। अब इसकी एंट्री कैसे करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले याद रखना कि स्टेशनरी खर्च कहाँ लिखते हैं, तो स्टेशनरी खर्च हम लिखते हैं लाभानी के उधार में। तो चलो यहाँ पे लिखो लाभानी के उधार में, लाभानी के उधार में लिखोगे स्टेशनरी खर्च 14,000 रुपए। ठीक है, अब स्टेशनरी स्टॉक, स्टॉक कितना है हमारे पास 2000 का, यानी कि 2000 का जो स्टॉक है वो हमारा क्या है, बच गया है। अब मैं इसका छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे कि जब तुम 11वीं में हो, मान लो कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए 12 नोटबुक यानी 1 दर्जन नोटबुक खरीदा है। ठीक है, अब उस 1 दर्जन में से तुमने 10 इस्तेमाल किया है, 2 बचा है। तुमने क्या किया, 10 इस्तेमाल किया है, 2 बचा है। तो कोई अगर तुमसे ये पूछता है कि इस साल तुमने कितनी नोटबुक भरी, तो तुम 10 बताओगे या 12 बताओगे। सीधी सी बात है, भले पापा ने तुम्हारे लिए 12 खरीदा था, लेकिन तुमने यूज कितना किया है, 10 किया है।